हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। देखिए, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था हमने उसमें प्रकाश बताया था, प्रकाश स्रोत है क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं, फिर प्रकाशिक माध्यम क्या हैं, फिर प्रकाशिक किरणें कितने प्रकार की होती हैं, अभिसारी अपसारी और समांतर। उसके बाद हमने बताया था प्रकाश का परावर्तन, और परावर्तन से रिलेटिव हमने बताया था परावर्तन के प्रकार, एक होता है नियमित और एक अनियमित, या रेगुलर इरेगुलर। उसके बाद हमने इसमें ये जो इसके रूल रेगुलेशन डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता के बारे में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो देखिए, प्रकाश की उत्क्रमणीयता को रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, और फिर भी आज हम इसमें इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण हो जाती है। यानी सीधे सीधे इसका क्या मतलब है कि अगर आने वाली किरण आपतित कहलाती है तो जाने वाली परावर्तित कहलाती है। अगर जाने वाली किरण को उल्टा कर दो तो ये आपतित बन जाएगी, तो ये परावर्तित बन जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के हमने दो नियम पढ़े थे कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आने वाले को इंसिडेंट, जाने वाले को रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित कोण कहते हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर दूसरे तरीके से समझना चाहें तो हम ये ऐसे बता सकते हैं कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता में अगर आने वाली ये है तो जो 45 का एंगल बना रही है, तो जाने वाली अगर 45 बनाएगी तो लौट के ये आएगी, फिर इसको ऐसे भेजेंगे तो ये भी 45 पर ही जाएगी। यानी कह सकते हैं 45 पे आई है तो 45 पर ही जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन या रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। उसके बाद आगे इसमें इसके जो पॉइंट हैं, जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आदर, ये परावर्तन, आपतन बिंदु, ये सारी हमने क्लियर कर दिए थे। आगे हम बात करने वाले हैं जो हमारा मेन पार्ट है, इमेज, प्रतिबिंब, यानी प्रकाश से इमेज कैसे बनती है। तो देखिए, जब भी कोई प्रकाश किरण जाती है तो रिफ्लेक्टेड होके, परावर्तित होके वस्तु से लौट करके आती है, तो उसके द्वारा उसके प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे दो प्रकार के, यानी बात करें तो दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? समतल दर्पण और तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि जैसे अगर हम समतल दर्पण और गोलीय दर्पण हैं, तो अब यहाँ पर जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण से इमेज बनती है, उसके बारे में बात करेंगे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण फिर इन्हें दो भागों में बांटा गया, तो उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम समझ लें कि ये जो है प्रतिबिंब है, इमेज। तो देखिए, जो दर्पण होता है उससे जो टकरा करके वापस जो इमेज बनती है, तो दर्पण दो प्रकार के हैं। इसी तरीके से इमेज भी हमारी दो प्रकार की होंगी, जैसे वास्तविक इमेज और आभासी इमेज। यानी जब किसी बिंदु, यानी हम यहाँ बात करें तो देखो ये लिखा है, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। अगर परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज कहते हैं इसे। इस दूसरे बिंदु पर ये इस तरीके से बनते हैं, प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का बिंब कहते हैं, और इस तरीके से जो वस्तु होती है उसका वो क्या बनता है? बिंब बनता है या प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसे हम पर्दे पर देख सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा, अगला आया हमारा आभासी प्रतिबिंब। किसकी बात करें हम? आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज, देखिए जो इमेज है वो दो टाइप की है, तो अब हम बात कर रहे हैं वर्चुअल इमेज की। जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, यानी वास्तव में मिलती नहीं है, हम केवल ये मान लेते हैं कि ये जाकर के ऐसे मिल रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहाँ पर कि जैसे गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण ऐसे बनता है, इसका जो मुख्य अक्ष ऐसे होता है, तो यहाँ से ये वाला, यहाँ पर ये वाला भाग
कलर किया हुआ रहता है जिसे पेंट कर देते हैं, और ये वाला रिफ्लेक्टिंग यानी परावर्तित सरफेस ये वाला होता है। तो ये टकरा करके इधर तो जा नहीं सकती, लेकिन क्या मानते हैं यहाँ पर कोई रे आई समांतर और ऐसे टकरा करके ऐसे चलेगी, तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये मानते हैं इसकी इमेज यहाँ बनी होगी। तो यहाँ पर केवल आभास किया जाता है, वास्तव में यहाँ इमेज नहीं बनती। तो ये किसके द्वारा होता है? अवतल दर्पण द्वारा। तो हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा है, तो हमें ये समझना है। अब बात ये आ रही है कि इसका क्या कर सकते हैं हम, इसका केवल फ़ोटो ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ़ोटो ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब हम यहाँ बात करें कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण की इमेज किस में बनती है? दर्पण में बनती है। तो पहले हमें अब दर्पण को समझना है कि जैसे कोई भी दर्पण हो, दर्पण क्या है? एक स्लैब होता है, कांच की पट्टी होती है। अगर उसी पट्टी पर अच्छी क्वालिटी का कांच लेके एक साइड में उस पर कलर कर दिया जाए, पॉलिश कर दी जाए, तो वह क्या बन जाता है? दर्पण या मिरर बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दर्पण की। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल से एक प्रकाश पर कई अथवा लाल ऑक्साइड यानी कलई या लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ पर को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा गया है, यानी उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। और दर्पण को उनकी आकृति के आधार पर उनको दो भागों में हमने बांटा है। समझ में आ रहा है कि दर्पण को हमने कितने भागों में बांटा है? दो भागों में उसे दर्पण को हमने बांटा है। ये बात समझ में आई? अब देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम समतल दर्पण। और समतल दर्पण से रिलेटिव बहुत ही इजी से और आसान क्वेश्चन समझ में हमसे पूछे जाते हैं, और वो बहुत ही आसान है, हम उसको समझ सकते हैं। तो इसके जो टॉपिक्स हैं उनको हम क्लियर कर लेंगे, तो हमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो देखिए, इसमें दे रखा है सबसे पहले फर्स्ट, इसकी बात करने वाले हैं हम। तो फर्स्ट इसमें दे रखा है बेटा, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाते हैं। यानी देखिए, ये जो आपकी है, ये इंटरफेस दिख रहा है डायग्राम में, ये हमारा यहाँ पर ये समतल दर्पण है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये कलई की और वो पार्ट है, और ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी परावर्तक तल है। और ये जो आने वाली रे ऐसे आई है और टकरा करके ऐसे चली गई है। तो ऐसे करके ये वाला हमारा दर्पण क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। ये देखो, इस पे लिखा भी है बेटा, परावर्तक पृष्ठ और कलई किया हुआ भाग। ये क्या है? कलई किया हुआ भाग है, और ये परावर्तक पृष्ठ भी है। तो इससे हमें समझना है। देखो बेटा, यहाँ क्या ले रखा है फर्स्ट में क्या लिख रखा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। यानी अभी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट में दिमाग में रखना है कि जो आभासी यानी जो समतल दर्पण होता है उससे हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सदा सीधा बनता है। यानी समतल दर्पण से आपका प्रतिबिंब एक तो आभासी बनेगा और सीधा। तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि समतल दर्पण से कैसा आभासी बनता है, आभासी उल्टा बनता है, आभासी सीधा बनता है, ऐसे करके ऑप्शन देने हो। तो आपको वहाँ जहाँ लिख रहा होगा आभासी और सीधा बनता है, वहाँ पर आपको जाकर के क्लिक कर देना। अगला, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी वस्तु 1 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब भी 1 सेंटीमीटर का बनेगा, और अगर उससे बड़े और छोटे बनते हैं तो वहाँ पर वो गोलीय दर्पण होगा। अवतल दर्पण हमेशा मैक्सिमम ज़्यादा कोशिश करते हैं, जब वो द्वारक पर रखते हैं उसके पर वस्तु को, तो वो वस्तु की जो आकार है उसको बढ़ा करके दिखाता है। और उत्तल दर्पण है जो साइड में लगे होते हैं, जैसे बस ट्रक की साइड में लगे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। जो साइड में लगे होते हैं, जैसे बस ट्रक बड़ा बड़े होते हैं, उनकी छोटी सी इमेज बन के दिखाते हैं, तो साइड में हमारे क्या लगे होते हैं? उत्तल दर्पण। और जो नाई की दुकान होती है वहाँ पर क्या लगे होते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, आगे एक और सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये बात समझ में आ गया? आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा। दूसरा, वस्तु के बराबर की इमेज बनेगी। और तीसरा, और एक और हमारा पॉइंट है उसको भी हम यहाँ से समझते हैं। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर किसी वस्तु की ऊंचाई h है
तो उस दर्पण की ऊंचाई न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, h/2। अगर मेरी लंबाई 1 मीटर है तो मेरे को पूरी अपनी इमेज देखने के लिए कम से कम आधा मीटर का समतल दर्पण लेना पड़ेगा। सीधे सीधे समझ में आ रहा है, यानी h ऊंचाई के मनुष्य को अपनी पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है। यानी कहने का मतलब है अगर व्यक्ति की 5 मीटर ऊंचाई है तो वो है 2.5 मीटर की वस्तु, यानी जो वस्तु जिसकी भी इमेज देखनी हो उसके बेस पर हम। और आगे अगला है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पर पीछे बनता है जितनी कि वस्तु दर्पण के आगे होती है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे अगर मान लीजिए ये है हमारा समतल दर्पण, तो यहाँ से ये 2 मीटर की दूरी पर है, तो इधर भी इमेज भी यहाँ पर अगर हमें दिखाई देगी, ये तो सामने ही दिखाई देगी, लेकिन अगर उसको जब देखेंगे उसकी तो दूरी यहाँ से अगर 1 मीटर है तो इसके पीछे भी उसके अंदर भी अगर हम देखेंगे तो वो 1 मीटर की दूरी पर ही उसकी इमेज हमें बनती हुई दिखाई देगी। अगला लास्ट, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। यानी ये कह रहे हैं कि वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा, यानी वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो समतल दर्पण पर लंब होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आगे आता है बेटा हमारा गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण। तो देखिए ये क्या होता है, ये किसी गोले के, यानी जैसे कोई गोलीय कांच हो उसमें से कटे हुए भाग को हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास एक गोला है ऐसा, इसको हम 2 पार्टों में बांट लें, ये काट दें और ये काट दें, तो इसकी जो इंटरनल सरफेस है इस पर कलाई कर दें और इसकी इस सरफेस पर कलाई कर दें, तो ये वाला परावर्तक तल कहलाएगा, ये वाला परावर्तक तल कहलाएगा। तो ये इस तरीके से हमारी क्या बन जाएगी बेटा, यहाँ से हम कहें ये परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। यानी ये हमारे सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जैसे अगर कहीं हमें कहीं कन्फ्यूजन होता है तो हम क्या करेंगे, पहले एक स्फीयर खींचेंगे और यहाँ पर एक गोला खींचेंगे, इस पर ये काटेंगे और यहाँ से काटेंगे, इसको उठा करके यहाँ रख देंगे जैसे ये बना हुआ है, और इसको उठा करके यहाँ रख देंगे, तो ये वाला क्या बनता है बेटा, अवतल दर्पण, और ये क्या है, उत्तल दर्पण। तो अवतल और उत्तल, ये क्या है, अवतल दर्पण। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या है हमारा अवतल दर्पण और ये क्या है, उत्तल दर्पण। तो इस तरीके से हमारी इनकी इमेज बन जाती है। अब पार्श्विक उत्क्रमण क्या होता है, लैटरल विस्थापन क्या होता है। विस्थापन का मतलब क्या होता है बेटा, कि जब भी कुछ चीज़ें, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे बने हुए उसका उल्टा दिखाई देता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए इसके लिए हम आपको बता दें कि जब हम समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब के दाएं हाथ दिखाई देता है। यानी अगर हम प्रतिबिंब के सामने खड़े हो जाएं तो लेफ्ट हैंड हमारी उस राइट में होगा, राइट क्या होगा, लेफ्ट में होगा। ये क्या कहलाता है, लेटरल इन्वर्जन या पार्श्विक उत्क्रमण कहलाता है। इस प्रकार प्रतिबिंब में पार्श्विक बदलाव हो जाते हैं। समतल दर्पण में पार्श्विक को बदलने की घटना को पार्श्विक उत्क्रमण कहते हैं और समतल दर्पण इस तरीके से ये बदल देता है। ठीक है, पार्श्विक उत्क्रमण के कारण ही जब हम किसी कागज पर छपे हुए अक्षर समतल दर्पण के सामने रख कर पढ़ते हैं तो अक्षर उल्टे दिखाई देते हैं। जैसे हम समझे यहाँ पर नोट दे रखा है, उसे समझो। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनका प्रतिबिंब पार्श्विक उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता। यानी कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनमें, जैसे समझो ए है तो ए कैसी भी उसमें वी, डब्ल्यू, एक्स, एच, ओ, टी, यू, एम, बाई और ये आई, ये ऐसे अक्षर हैं जिन पर पार्श्विक विस्थापन का कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे एल है तो उल्टा दिखाई देगा, के है तो उल्टा दिखाई देगा, लेकिन इन अक्षरों पर इसका लेटरल यानी पार्श्विक उत्क्रमण का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये हमारा यहाँ तक चैप्टर था, इसके ये न्यूमेरिकल हैं, तो आप इनको सॉल्व करके देखना, पढ़ के देखना जो मैंने कराया उसके बेस पर, और फिर अगले में इनके न्यूमेरिकल ये दे रखे हैं, इनको करके देखना, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना। जैसे अदीप्त प्रकाश स्रोत पूछ रहा है,
चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है क्योंकि चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। इनके आंसर भी दे रखे हैं, तो आप सभी लोग इनके क्वेश्चन पढ़ के आंसर भी लगाएंगे और अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और जो जो कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन अगर कर लिया है और एक भी क्वेश्चन अगर नहीं करा है, सारे नियम दे रखे हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ तक ये प्रकाश का परावर्तन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।